फिर आप मान लीजिए जैसे हमारा एक SORM करके सीरीज 7 सिक्योरिटीज ऑपरेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है। इसमें बेसिकली जो बैक ऑफिस ऑपरेशंस एक्टिविटीज होती हैं किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में, उसके बारे में बताया जाता है। क्लियरिंग, ट्रेडिंग, जैसे ऑनबोर्डिंग होती है, KYC रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इस सब के बारे में वर्कबुक में कवर्ड है, जिसके ऊपर हमारे एग्जाम्स भी टेस्टिंग होती है। तो आपके पास अगर ये एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट है तो फिर आप स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में आपकी एम्प्लॉयबिलिटी होती है। देन आप बैंक्स में भी जाके आप अपना सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप दिखा सकते हो कि आपको रिक्वायर्ड स्किल सेट है, उसके बेसिस पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। फिर हमारा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एग्जाम है, लेवल 1 और लेवल 2। वो प्री रिक्विजिट है कि वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए अगर आप सेबी के पास इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रजिस्टर होना चाहते हो। सिमिलरली डिपॉजिटरी ऑपरेशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन है, जैसे डीमैट खोलना आना चाहिए। उसमें KYC रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, मान लीजिए कोई नॉमिनी वाला केस आया तो उसको कैसे हैंडल करना है। मान लीजिए आपके पास शेयर्स है जो आपको किसी और को ट्रांसफर करनी है, तो ट्रांसमिशन के केसेस में कैसे कैसे केसेस आते हैं, उसको कैसे प्रोसीजरल क्या क्या होता है, तो वो सब सारे हमारे सीरीज 6 डिपॉजिटरी ऑपरेशंस सर्टिफिकेशन एग्जाम में है। तो इसकी एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ होती है, जैसे बैंक्स में हर एक बैंक का एक डीमैट सेल होता है, वहां होती है, या फिर आपके जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके पास होती है। तो इसी तरीके से हमारे हर एग्जाम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट को केटर करता है, एंड उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट को जो केटर करता है उसके बाद उनकी एम्प्लॉयबिलिटी उससे रिलेटेड जॉब्स में होती है या फर्म्स में होती है। अभी आपकी सुविधा के लिए हमने क्या करा है ना, फंक्शन वाइज NISM सर्टिफिकेशन को डिवाइड कर दिया। तो हमने 5 प्रकार के फंक्शंस में डिवाइड करा है कि अगर आप लोग सेल्स रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो जैसे करेंसी डेरिवेटिव्स एग्जाम है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स एग्जाम है, इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जाम है, कॉमन डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, और साथ में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। सो कोई भी प्रोडक्ट सेल रिलेटेड अगर कोई काम करना है तो ये 5-6 सर्टिफिकेशंस हैं जो आप ले सकते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। अगर आपको म्यूचुअल फंड, PMS या AIF स्पेस में जाना है, तो अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में और आपको पहली बार आप एग्जाम दे रहे हो, पहले तो हम रेकमेंड करेंगे कि जो सबसे ऊपर आप देख सकते हो लिखा हुआ है सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन सर्टिफिकेशन, तो पहले से आप अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करिए इस एग्जाम्स के दौरान। जस्ट टू एलैबोरेट अ बिट, ये वॉलंटरी सर्टिफिकेशन है, तो ये कोई रेगुलेटरी मैंडेट नहीं है, बट अगर आप कोई फाउंडेशन नॉलेज अपना पहले बनाना चाहते हो तो आप पहले सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन एग्जाम दो, और उसके आप बाद फिर डिसाइड करें कि आपको प्रोडक्ट सेल्स में जाना है या म्यूचुअल फंड PMS का जाना है या सारे सर्टिफिकेशंस लेने हैं। तो इसमें क्या होगा, इस सर्टिफिकेशन में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना हर सिक्योरिटीज मार्केट का आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बाकी सब थोड़ा स्पेशलाइज्ड फील्ड है। तो उसके बाद आप स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाइए, जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में भी घुसना चाहते हैं, तो सबसे आप पहले, अगर कुछ भी नहीं पता है तो सबसे आप पहले म्यूचुअल फंड फाउंडेशन एग्जाम दे सकते हो। सो ये एग्जाम कुछ 50 मार्क्स का होता है, इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसमें पास मार्क भी 50% है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, मैंने कुछ सीखा म्यूचुअल फंड स्पेस में और अब मैं इसमें आगे बढ़ना चाहूंगी। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहोगे तो फिर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये हो गया आपके म्यूचुअल फंड के बारे में। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर स्पेस में हमारे पास एक PMS डिस्ट्रीब्यूटर भी है। ये है कि अगर कई लोग PMS फर्म्स के पास जाते हैं और उनका प्रोडक्ट अगर बेचना चाहते हैं, तो उनको PMS डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन लगता है। और पोर्टफोलियो मैनेजर सर्टिफिकेशन होता है अगर आप फंड मैनेज कर रहे हो। सो ये बेसिकली फंड मैनेजर्स के लिए होता है। सिंस यू ऑल आर रिलेशनशिप मैनेजर्स, वी डोंट थिंक ये ज्यादा रेलेवेंट होगा आपके लिए। तो ज्यादा रेलेवेंट इस स्पेस में आपके लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, म्यूचुअल फंड फाउंडेशन, PMS डिस्ट्रीब्यूटर, और AIF कैट 1 कैट 2 और AIF कैट 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स है। ये फिर से AIF कैट 1 एंड कैट 2 और AIF कैट 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है, बिकॉज ये बिल्कुल एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट है। सो टू बिगिन विद आपको यही सलाह देंगे कि पहले आप म्यूचुअल फंड दीजिए, अगर हाँ आपने वो सब पास कर लिए है, सो नाउ यू कैन एंटर इनटू द AIF स्पेस ऑल्सो। थर्ड हमारा है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। तो इसमें जो लेवल 1 है, लेवल 1 में हम ज्यादातर जितना भी कैपिटल मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स होता है, इक्विटी, डेट, म्यूचुअल फंड, फिर उसके रिलेटेड जो रेगुलेशंस होती है, थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में बताते हैं।
और लेवल 2 में क्या होता है कि अगर आपको किसी का वेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, देन एस्टेट प्लानिंग, जैसे कि कल को कोई मतलब अपना जायदाद या जो भी आगे कैसे हैंड ओवर करना चाहता है अपनी फैमिली में, सो ऑल दैट उसको एस्टेट प्लानिंग कहते हैं, वो हो गया। फिर रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे की जाती है, तो ये पर्सनल फाइनेंस पे ज्यादा फोकस करता है लेवल 2। और आप एक बार आई लेवल 1 और लेवल 2 अगर इकट्ठे लोगे और पास कर जाओगे, तभी आप सेबी के पास एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस आपको बेसिकली मिल सकता है इसके बाद। तीसरा उसमें आता है रिसर्च एनालिस्ट। ये आपको पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट्स में जैसे कौन से आइडेंटिफाई करने हैं स्टॉक्स विच आर द गुड स्टॉक्स, कैसे आइडेंटिफाई करने हैं फंडामेंटल फैक्टर्स के थ्रू, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। तो ये सब चीजें इस मॉड्यूल में हमें बताई गई हैं। और इसी क्लब के अंदर हमने रिटायरमेंट एडवाइजर मॉड्यूल डाला है, जो बेसिकली पीएफआरडीए ने मैंडेट करा है फॉर सेलिंग एनपीएस। तो अगर आप एनपीएस प्रोडक्ट बेचते हैं या आपको उनकी उसकी जानकारी चाहिए, तो ये एक स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन है, जिसके बारे में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। बहुत ही सिंपल टाइप एग्जामिनेशन एडवाइजरी स्पेस में है, बट इट्स मोर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर लेवल एग्जामिनेशन। सो ये भी बहुत सारे आरएम्स एंड ऑल देते हैं टू सेल एनपीएस सिंस इट इज मैंडेटरी। देन फिर आता है ऑपरेशंस वाले एग्जाम। तो ये आरटीए कॉर्पोरेट और आरटीए म्यूचुअल फंड, ये अगेन वो म्यूचुअल फंड स्पेस एंड शेयर्स रजिस्ट्री जो होती है उनके ऊपर है। जैसे मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, देन आपके पास कोई क्वेरी आती है आपके इन्वेस्टर की, आप जिनको बेच रहे हो, कि मेरे को रिडेम्पशन करना है तो मैं किस समय तक करूंगा, या फिर मेरा चेंज ऑफ कोरिस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया है, या कुछ उस रिलेटेड इन्वेस्टर सर्विसेज है, तो वो सब सारी चीजें आरटीए एमएफ में कवर होती है। फिर आरटीए कॉर्पोरेट में वो रहता है कि मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है, उसको आप कंपनी के रजिस्ट्री में है कि नहीं, मेरे को कॉर्पोरेट एक्शंस के बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं, वो सारी चीजें क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती है, आरटीए कैसे करता है, ये सब चीजें उस एग्जाम में बताई गई है। डिपॉजिटरी ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि सारी जो डिपॉजिट डीपी रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, जैसे डिमेट्रलाइजेशन ऑफ शेयर्स है, अभी तो मोस्टली 99.99% सारे शेयर्स डीमैट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई वैसा आता है अपने फिजिकल शेयर्स लेके कि मेरे को इसको डीमैट में करानी है, तो फिर उसका प्रोसीजर कैसे होता है, आप क्या क्या देखोगे जब कोई शेयर सर्टिफिकेट आता है कि वो फोर्ज सर्टिफिकेट तो नहीं है, प्रॉपर सर्टिफिकेट है कि नहीं, तो वो सारी चीजें उसमें बताई जाती है। फिर ट्रांसमिशन, नॉमिनेशन, फिर मान लीजिए आपको अपने सर्टिफिकेट्स को प्लेज करके उसके अगेंस्ट एक्सपोजर लेनी है, तो वो कैसे होता है सिस्टम में, वो सारी चीजें डिपॉजिटरी ऑपरेशंस मॉड्यूल में कवर की गई हैं। सिमिलरली सिक्योरिटीज ऑपरेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि ब्रोकर के बैक ऑफिस में क्या क्या काम होता है। आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप जाते हो तो आपको अकाउंट खोलनी होती है, अकाउंट खोलने में क्या क्या जरूरत पड़ती है, केवाईसी रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, बैंक अकाउंट लिंक होती है, ट्रेडिंग अकाउंट लिंक होती है। उसके बाद चलिए आपने ट्रेडिंग करना शुरू किया, तो उसके बाद बैक ऑफिस वाले क्या सीखते हैं कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग तो ऑटोमेटिक हो जाती है, उसके बाद उसका क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, जिसने बेचा है उसके पास वो शेयर्स है कि नहीं, T+1 डे में वो जिसको बेचा है उनके पास वो जाएगा कि नहीं, वो सारी चीजें कैसे ऑपरेशंस में बैक एंड पे कैसे काम होता है, वो सारी चीजें कवर की गई हैं सिक्योरिटीज ऑपरेशन और रिस्क मैनेजमेंट में। इसमें वो भी बताया गया है कि एक स्टॉक ब्रोकर क्या क्या अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग क्या क्या और काम करता है, जैसे पीएमएस सर्विसेज देता है, देन म्यूचुअल फंड भी बेचता है, जो आई थिंक एंजल वन भी ये सब प्रोवाइड करते ही हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। देन मर्चेंट बैंकिंग, अगेन मर्चेंट बैंकिंग मोर इनटू कंप्लायंस रिलेटेड ऑप्स है। उसमें आईपीओ प्रोसेसेस कैसे होता है, आईपीओ जब कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेके आती है तो सेबी की रेगुलेशंस होती है आईसीडीआर करके, एंड मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशन, उसमें क्या क्या कवर होता है वो सारी चीजें बताई गई है। अपार्ट फ्रॉम आईपीओ राइट्स इश्यूज के बारे में या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स के बारे में वेरी ब्रीफली उसमें मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, टेक ओवर्स के बारे में बताया गया है, बट फोकस हमारा यही रहा है कि सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फर्दर ऑन पब्लिक ऑफरिंग के बारे में बताया जाए। देन हमारा एक और कैटेगरी जहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे इज कंप्लायंस। कंप्लायंस एक कंप्लायंस का एग्जामिनेशन है जो कंप्लायंस ऑफिसर्स के लिए होता है। आप लोगों में से कोई हो सकता है ऐसा हो जो लॉ पढ़ रहे हैं या कंपनी सेक्रेटरी
का कोर्स कर रहे हैं एंड यू एस्पायर टू बिकम अ compliance officer later down in your career. So उसमें फिर आपको सारे regulations क्या क्या मैंडेटरी रेगुलेशंस जो होती हैं जो कंप्लाई करनी होती है, इररेस्पेक्टिव आप स्टॉक ब्रोकर हो या आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो या फिर आप म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड कंपनी क्यों नहीं चलाते हो, कुछ कुछ रेगुलेशंस हैं जो आपको मैंडेटरी जाननी होती है क्योंकि उसका रेपोकेशन अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो उसका रेपोकेशन बहुत हैवी होता है एज अ पेनल्टी फ्रॉम सेबी। जैसे पीएमएल एक्टिविटीज है या फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, फिर प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग है, ये सारी रेगुलेशंस बहुत इन डेप्थ में कवर की गई हैं। देन एक हमने रिसेंटली एक एग्जामिनेशन लॉन्च किया है, सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। ये किसी इंटरमीडियरी के लिए नहीं है, मतलब हम लोग इंटरमीडियरीज उनको बोलते हैं जो मार्केट में काम कर रहे होते हैं, ऑथराइज्ड एसोसिएटेड पर्संस बेसिकली। वो ऑथराइज्ड पर्संस भी होते हैं, वो मर्चेंट बैंकिंग फर्म में भी काम करते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी में काम करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल हु आर नॉट इंटरमीडियरीज, इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे हम आप जैसे लोग जो अपना पैसा लगाते हैं। तो सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन इज बेसिकली एक एग्जामिनेशन जिसमें इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसका मटेरियल है कि इन्वेस्टर को क्या जानना चाहिए जब आप किसी के पास जाते हो अपना पैसा लेके कि मुझे इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टर हमें क्या क्या देखनी चाहिए, वो सारी चीजें बताई। किस तरह के स्कैम्स होते हैं, किससे बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स भी बताया गया इस एग्जामिनेशन में। अभी हम लोग फर्स्ट एग्जाम मतलब थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं हर एक एग्जाम। ये अभी करेंसी डेरिवेटिव एग्जाम हमारा सीरीज 1 है। अगर आप देखें हमारा यू ऑलवेज हैव टू सी द नॉमेनक्लेचर, एनआईएसएम सीरीज 1, एनआईएसएम सीरीज 2A 2B। तो जो वो सीरीज 1 है ये कौन देता है? जो भी अप्रूव्ड यूजर्स और सेल्स पर्सनल जो लोग काम करते हैं ट्रेडिंग मेंबर्स के यहाँ पर डेरिवेटिव सेगमेंट में, तो उनको ये सर्टिफिकेशन की प्राप्ति होना बहुत जरूरी है। इसमें अगर हम इसके करिकुलम के बारे में बात करें तो इसमें हम आपको बताएंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसी होती है। पहले तो ब्रीफली वो समझाते हैं कौन से करेंसी पेयर्स होते हैं, करेंसी मार्केट्स इंडिया में कैसी हैं, सेटलमेंट कैसी होती है, ओवर द काउंटर मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट जो एक्सचेंज ट्रेडेड से थोड़ी अलग होती है उसके बारे में भी थोड़ा ज्ञान दिया जाता है। फिर हम लोग आपको इस एग्जाम में स्पेसिफिकली एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स के बारे में बताते हैं, जिसमें हमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जैसे कि स्पॉट प्राइस क्या है, फ्यूचर प्राइस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या होता है, एक्सपायरी डेट, मार्जिन्स क्या होते हैं, और करेंसी फ्यूचर्स के बिहाइंड रैशनल क्या है, डिफरेंस क्या होता है फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, वो सब बताते हैं। और साथ में जो काफी स्ट्रैटेजीज होती हैं, बेसिकली जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं फॉर फ्यूचर्स मार्केट एज वेल एज फॉर ऑप्शंस मार्केट, वो भी ब्रीफली बताते हैं। जैसे फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन क्या है, फिर हेजर्स क्या होते हैं, आर्बिट्राज क्या होते हैं। और जब हम ट्रेडिंग इन करेंसी फ्यूचर्स पढ़ाते हैं अपने बुक के दौरान, ये बेसिकली सब सेल्फ स्टडी मटेरियल है, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया है, तो कोई भी इसको पढ़ सकता है और समझ सकता है। तो इसके अंदर हम बताते कि सेबी द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस होती हैं, किसी भी सपोज आपको यूएसडी, यूएस डॉलर और आईएनआर का शेयर आईएनआर का कॉन्ट्रैक्ट अगर ट्रेड करना है, तो उसकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है, कितना लॉट साइज है, कैसे सेटलमेंट होती है, कैसे ट्रेडिंग होती है, किस प्रकार के ऑर्डर्स अंदर पंच किए जाते हैं, पोजीशन लिमिट्स कितनी होती हैं, फिर ओपन इंटरेस्ट जैसे कॉन्सेप्ट, फिर इसका क्लियरिंग कैसे होता है कि आपने अभी बेच खरीद कर लिया लेकिन आपके हाथ में पैसे कैसे आते हैं आफ्टर द ट्रेडिंग, सेटलमेंट कैसी होती है, बेसिकली एमटीएम एंड फाइनल सेटलमेंट, और मार्जिनिंग सिस्टम क्या होता है, वो सब पढ़ाते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो होता है फ्यूचर्स के अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग होती है इसमें। तो ऑप्शंस की हम लोग पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताते हैं इस मॉड्यूल में कि कॉल पुट ऑप्शन कैसा है, प्रीमियम कॉन्सेप्ट क्या है, वो फिर डिफरेंट ऑप्शन प्राइसिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है, ब्लैक शोज एंड बायनोमियल प्राइसिंग, ये सब चीजें होती है। और अंत में जाके हम आपको एक चैप्टर अकाउंटिंग और टैक्सेशन का होता है, जिसमें हम बताते हैं कि कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होनी चाहिए, टैक्सेशन कैसे होता है डेरिवेटिव्स पे, और प्रॉफिट और लॉस अगर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन पे होता है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो ये ब्रीफली ये चीजें भी जानना जरूरी होता है। और अंत में हमारा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का चैप्टर है, जिसमें हम आपको सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के बारे में बताते हैं, सेबी एक्ट के बारे में थोड़ी सी प्रोविजंस बताते हैं,
फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्योंकि ये करेंसी डेरिवेटिव्स है तो फेमा की नॉलेज भी बहुत जरूरी होती है। और बाकी थोड़े जुड़े हुए जो आरबीआई सर्कुलर्स होते हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इज मैंडेटेड बोथ फॉर बेसिकली रेगुलेटेड बोथ बाय सेबी एंड आरबीआई, तो वो भी हमें थोड़ा ज्ञान देना पड़ता है इस बुक में। और कोड ऑफ कंडक्ट और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, सेबी कोड ऑफ कंडक्ट की अगर आप ब्रोकर और ऑथराइज्ड पर्सन हैं तो उनके लिए कैसे क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होता है वो भी हम इस बुक में बोलते हैं आपको। बेसिकली वो टू डू लिस्ट होता है कि अगर आप किसी ब्रोकर की जगह काम कर रहे हो तो आपको कैसे इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रूथफुलनेस, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू फॉलो। फिर अपने क्लाइंट से कैसे पेश आना है, उनको चीट नहीं करना है, वो सब चीजें हम लोग बताते हैं। सो ये तो हो गया इस चैप्टर, इस करेंसी डेरिवेटिव्स के बारे में। और इसकी अगर आपको स्पेसिफिक्स चाहिए, जैसे भी आप कभी भी कोई एग्जाम दे रहे हो तो अगर आप हमारा वर्कबुक देखोगे उसके अंदर करिकुलम होता है, प्लस उसके साथ हम लोग स्टडी मटेरियल में ऑल्सो हर एक चैप्टर का कितना वेटेजेस है, फिर उसका पासिंग रेट कितना है एग्जाम का, वो सब चीजें आप जब प्रिपेयर करते हो तो वो सब चीजों पे भी ध्यान दे सकते हैं सो दैट यू परफॉर्म बेटर। और जब आप अपने आप को एनरोल करते हैं इन एग्जामिनेशन के लिए, एक मॉक टेस्ट भी होता है। सो उस मॉक टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मुझे वेदर आई एम रेडी टू गिव द एग्जामिनेशन और नॉट। सो ये रहता है। अब हम आगे बात करते हैं आरटीए कॉर्पोरेट और आरटीए म्यूचुअल फंड में। इन दोनों मॉड्यूल्स में थोड़ी सिमिलैरिटीज है। तो सिमिलैरिटीज ऐसी होती है कि दोनों मॉड्यूल्स में आपको पहले हम सिक्योरिटीज के बारे में जानेंगे, सिक्योरिटीज होती क्या है इंडियन कैपिटल मार्केट में। बेसिकली इसमें शेयर्स भी होते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं, डिवेंचर्स भी होते हैं, जेडसीवाईसीज भी होते हैं। सो वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लासिफाइड एज सिक्योरिटीज। फिर उसमें थोड़ा बहुत हम बताते हैं कि इक्विटी शेयर, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बेसिकली पढ़ाते हैं ग्रेजुएशन लेवल में भी कि इक्विटी शेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, डेट सिक्योरिटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। वो सब इस मॉड्यूल में हम पहले अपने कैंडिडेट जो भी पढ़ना चाहता है एक सेल्फ स्टडी मटेरियल में उसको ऐसे तैयार करते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग बताते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, फिर पब्लिक ऑफर क्या होता है सिक्योरिटीज का, इसका मतलब कि एक कंपनी कैपिटल कैसे रेस कर सकती है शेयर मार्केट से। फिर पब्लिक ऑफर शेयर, जैसे कि अगर पब्लिक को खरीदने हैं अपने लिए शेयर्स तो वो कैसे होता है। फर्दर पब्लिक ऑफर क्या होता है, जैसे एक बार आप पैसा उठा चुके हो आईपीओ से, कंपनीज फिर से फर्दर पब्लिक ऑफर लेके आती है अगर उनको दोबारा पैसा एकत्रित करना होता है अपने इन्वेस्टर्स से। और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, तो जस्ट ये सब चीजें। जस्ट स्टॉपिंग फॉर 1 सेकेंड मैम, अभी भी हम उसी स्लाइड में हैं, मैंडेटेड एग्जामिनेशंस में। क्या स्लाइड चेंज होना चाहिए था? मैं पूछ रहा हूँ खाली, मुझे लगा कि रुक गया है शायद। नहीं नहीं सर, वही चल रहा है अच्छा बेसिकली। ये अच्छा, ठीक है सेकंड पे ठीक ये है, ओके। आरटीए कॉर्पोरेट का डिटेल्स बता रहे हैं हम लोग, जी जी जो जी सेकंड एग्जाम में उसमें जी, काफी कॉमनैलिटी है। ठीक है मैम, ओके। अभी if we are going very much in detail then let us know, क्योंकि like नहीं नहीं, हमें आप लोग की ये क्वेरीज जानना परफेक्ट ज्यादा है। जरूरी है so that we ये can solve them. ये परफेक्ट है मैम, क्योंकि यही चीज लोग मुझे मैसेज आया है कि यही चीज उन्हें जानना है। उन्हें खाली लगा कि स्लाइड रुक गया है, यही बात था, खाली जी होता है, बस ठीक। बस। तो उसके बाद इस इन दोनों मॉड्यूल में हम सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस, क्लाइंट सर्विसेज, आरटीए अपनी तरफ से क्या क्या सर्विसेज देते हैं वो हम लोग सिखाते हैं। इसके लिए फिर से मैं दोहराऊंगी, आप ऐसा करिए, हमारे वर्कबुक्स एक्चुअली फ्रीली अवेलेबल है एनआईएसएम वेबसाइट पे भी। आप लोग जाके सर्टिफिकेशंस के अंदर वो डाउनलोड कर सकते हैं मटेरियल और देख सकते हैं अपने लिए कि किस प्रकार की इंफॉर्मेशन है। उसके इनिशियल पेजेस में वेटेजेस क्या, कैसा टेस्ट स्ट्रक्चर है, कितने मार्क्स का है, क्या पासिंग रेट है, वो सब कुछ लिखा है। तो वो आप सब देख सकते हो। 3A और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का तो सेम ही फॉर्मेट है, बस यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि करेंसी डेरिवेटिव में आपको मैंने इलेबोरेटली बताया कि ये कवर करते हैं, इसमें बेसिकली वही चीजें हैं बट जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिफरेंट है। तो देर इज नॉट मच चेंज। और 3A है सिक्योरिटीज इंटरमीडियरीज कंप्लायंस फॉर नॉन फंड। तो जितने भी कंप्लायंस ऑफिसर्स इधर काम करते हैं, डीपीज, मर्चेंट बैंकर्स, अंडर राइटर्स, बैंकर्स, तो इन लोगों के लिए अनेक प्रकार की रेगुलेशंस दी गई हैं सेबी की। तो हमारा ये बेसिकली हम चाहते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स पढ़े वो सारी रेगुलेशंस को उनको पता होना चाहिए दौरान कि क्या क्या कंप्लाई करना चाहिए। सो ये मॉड्यूल बहुत ही कंप्लायंस सेंट्रिक मॉड्यूल है। ठीक है, अब हम आते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और म्यूचुअल फंड फाउंडेशन मॉड्यूल्स में। तो
ये दोनों स्पेसिफिक मॉड्यूल्स है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते हो तो आप सबसे पहले 5B लेके शुरू करिए। तो ये मॉड्यूल आया तो था कि जो भी रिटायर्ड गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इनको न्यू कार्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं, या वो जो ऑलरेडी रिटायर्ड टीचर्स रह चुके हैं जिनके पास 10 साल का सर्विस एक्सपीरियंस है, तो वो क्या करते हैं कि ये मॉड्यूल, ये एग्जामिनेशन ले लेते हैं। फिर उसके दौरान उनको एक लाइसेंस ग्रांट हो जाता है, और फिर एमफी द्वारा कई स्कीम्स होती हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जो बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और म्यूचुअल फंड हाउसेस नोटिफाई करते हैं। तो इस भाग को बेसिकली ये वाली स्कीम्स, ये वाला सेक्शन ऑफ जो भी लिखा हुआ है न्यू कार्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर सकता है। बट अगर आपको लगता है कि मुझे म्यूचुअल फंड का बेसिक इन्फॉर्मेशन तो है और मुझे अभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस चाहिए, तो हम लोग रेकमेंड करेंगे कि आप सीधा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का एग्जाम ले सकते हैं। और ये एग्जाम पूरा ऑपरेशनल, या पहले तो हम आपको बिगिनिंग में वही बताते हैं कि इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है, फिर हम डिटेल्स में बताते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में, बेसिकली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसका लीगल स्ट्रक्चर कैसे है, कौन कौन होता है उनके उसमें स्पॉन्सर, ट्रस्टी, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, एएमसी, कंप्लायंस, कस्टोडियन, क्या क्या फंक्शंस एसोसिएटेड होते हैं। फिर थोड़ा सा लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है रिगार्डिंग द म्यूचुअल फंड। उसके बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन और एम्फोसिस हम लोग पे करते हैं स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स पे। स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन में एक आपका आता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, और एक आपका होता है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए आपको यही रेकमेंड करेंगे, जब आप हमारी बुक से भी पढ़े, साथ में ही हमने एक सैंपल SIDA ऐसा है, तो अगर आप इसकी तैयारी बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पर्पज से करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्कीम हाउस के भी SIDA SI को लेके सामने बैठोगे, एंड देन यू स्टार्ट स्टडिंग दिस वर्कबुक, तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स इस वर्कबुक में, और क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या समझ होनी चाहिए। फिर उसके बाद फंड डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का एक चैप्टर, जिसमें हम बताते हैं कि कौन किस बेसिकली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एक तो नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज को बिलोंग करते हैं, और एक अपने इंडिविजुअल प्लेयर्स होते हैं जिनके अपने लाइसेंस होते हैं। वो एमपी के पास जाते हैं, अपना ARN कोड ले लेते हैं, देन दे बिगिन देयर लाइसेंसिंग एक्टिविटी, या तो वो किसी AMC के पास जाते हैं और उनको फिर अपना EUIN कोड अलॉन्ग विद द डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है, देन दे आर एलिजिबल टू सेल द म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स। तो ये एक मॉड्यूल है जिसको आप देख सकते हैं, वेरी सिंपल मॉड्यूल, और खुद सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे सेल्फ स्टडी मोड पे बनाए गए हैं, डेवलप किए गए हैं। अब आते हैं ये सीरीज 6 एंड सीरीज 7, डिपॉजिटरी ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये मैंने इसके पहले भी काफी बार बोला कि डिपॉजिटरी ऑपरेशन में जितने भी डीपी रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो सारे कवर होते हैं। एंड SORM में जितने भी बैक ऑफिस रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, इंक्लूडिंग इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस एंड ऑल, ये सारी कवर होती हैं। देन इक्विटी डेरिवेटिव्स, अगेन वो जो सीरीज 1 करेंसी डेरिवेटिव्स थी एंड सीरीज 4 इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स थी, सिमिलर थिंग्स हैव बीन कवर्ड इन दिस एग्जाम। ओनली डिफरेंस ये है कि अंडरलाइन इज डिफरेंट, इट्स अ इक्विटी डेरिवेटिव्स। वो सारे इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी थे, इसमें सिंपल स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में बताया गया है। लिटिल बिट ऑन द स्ट्रैटेजीज, बट फोकस रहेगा प्रोडक्ट्स पे एंड उसका बाकी strategies, and then little bit on the trading and clearing side. Then merchant banking, again मैंने इसके पहले ही बताया था, जितने भी merchant banking activities होती है, जैसे IPO हो गया, FPO हो गया, rights हो गया, mergers and acquisition हो गया, उसका compliance angle, how the process happens, उस process के दौरान क्या क्या compliance due diligences follow करनी होती है compliance officer को, वो सारी चीजें cover की गई हैं। Then comes the investment advisor level 1 and level 2. तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के एग्जाम में भी जैसे पहले बोला था कि जो फर्स्ट वन है, पार्ट 1 है, वो हमारा सिक्योरिटीज मार्केट पे कंसंट्रेट करता है। इसमें आपको इक्विटी के बारे में, डेट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, फिर आपको थोड़ी सी रेगुलेशंस के बारे में, फिर PMS के बारे में ये नॉलेज दी जाती है। फिर उसके बाद 10B जो है, जो लेवल 2 है, ये पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से बनाया गया है। जैसे कि इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि इंश्योरेंस में क्या क्या रेगुलेशंस है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है।
फिर एस्टेट प्लानिंग कैसे करनी है, फिर थर्ड है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है, और होलसम फिर अंत में आपको बताता है कि ये सब चीजें फिनेंशियल प्लानिंग के 4-5 हिस्से होते हैं। तो इन सब के ऊपर आपको अपना कोई भी इंडिविजुअल का पर्सनल फाइनेंस जो होता है कैसे प्लान किया जाता है, सो ये मॉड्यूल उसके ऊपर फोकस करता है। और कॉमन डेरिवेटिव्स इसका बेसिकली जितने भी, अगर आपको सेपरेट एग्जाम नहीं देना है करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, इक्विटी इंटरेस्ट इक्विटी डेरिवेटिव का, आप सिर्फ एक ये एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपको तीनों तीनों पोर्शंस की टेस्टिंग होगी इसके अंदर। सिलेबस सेम ही है तीनों का। तीनों का सिलेबस सेम है, लेकिन इसमें 3 घंटे का एग्जाम होता है ये। एंड ऑब्वियसली 3 घंटे का एग्जाम होता है तो थोड़ा सा स्ट्रेनस रहता है, लेकिन इसमें सारी चीजें टेस्ट होती हैं। तो कोई भी पर्सन अगर तीनों सेगमेंट पे केटर कर रहा है तो उसके लिए बेटर यही रहेगा कि कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम दे सकता है इंस्टेड ऑफ गिविंग 3 डिफरेंट एग्जामिनेशन। इसका प्राइस कितना है? Then the research analyst exam. Again, research analyst exam, जैसे हर एक ब्रोकिंग फर्म या फिर देर आर सेपरेट रिसर्च एनालिस्ट फर्म्स ऑल्सो जो एनालिसिस करती है, स्टॉक एनालिसिस करती है कि कौन सा, एंड देन दे कम अप विद रिकमेंडेशन ऑल्सो, उनकी रिपोर्ट्स आती है बेस्ड ऑन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो ये उनके लिए रिसर्च एनालिस्ट जो एक सेपरेट कैटेगरी है, उनके लिए ये एग्जाम बनी है, जिसमें वो सारी चीजें बताई गई हैं कि कैसे कोई भी स्टॉक को अगर खरीदना है या वो करना है तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स देखी जाती है, एंड उस पे फोकस रहता है। फिर कमोडिटी डेरिवेटिव्स, अगेन ये इट्स अगेन डेरिवेटिव्स एंड द अंडरलाइंग इज कमोडिटी मार्केट। रिटायरमेंट एडवाइजर सर्टिफिकेशन है बेसिकली सेबी का सर्टिफिकेशन नहीं है, ये मैंडेट पीएफआरडीए से आया हुआ है। सो ये उन लोगों को लेना पड़ता है जो एनपीएस बेचते हैं, न्यू पेंशन सिस्टम। सो एनपीएस बेचने के लिए एक मैंडेट जो पीएफआरडीए ने दिया कि ये आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो इस एग्जाम में हम आपको परिचय कराते हैं एनपीएस की बहुत सारे प्रोडक्ट नॉलेज और रेगुलेटरी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बारे में। फिर एआईएफ मैनेजर्स एक स्पेस है, जैसे कि थोड़ा सा टेक्निकल मॉड्यूल है, मोर फ्रॉम द फंड मैनेजर्स पर्सपेक्टिव एंड ऑल दैट। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेक दिस मॉड्यूल, बट ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए है। सो वी वुड सजेस्ट आप वेबसाइट पे जाके थोड़ा सा देख लीजिए कि आपको इस पे इंटरेस्ट है या नहीं। फिर हमारा आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ये भी 2 भाग में डिवाइड है। एक तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एग्जाम है और एक है मैनेजर्स के लिए। तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बताती हूँ। इट इज फिर से हम लोग पूरा स्टॉक मार्केट का एक स्नैपशॉट बताते हैं, क्योंकि ये जो पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये इक्विटी प्रोडक्ट्स, डेट प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, इन सब का मिक्सचर करके बेसिकली जो सर्विस होती है, इन सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें इक्विटी, डेट, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सो इन लोगों को इन सब प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो ये जिस प्रकार के इन्वेस्टर के पास जाते हैं उनका टिकट साइज होता है ₹50 lakhs। तो वो वैसे इन्वेस्टर्स को पिच इन करते हैं जो कम से कम 50 lakhs इन्वेस्ट कर सके इन सर्विसेज में। तो उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स को उसी हिसाब से रेडी किया जाता है कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके अंडरलाइन ये कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, आपके लिए क्या क्या चीजें हैं, ऑपरेशनल डिटेल्स पीएमएस फर्म्स में क्या क्या होती हैं, ये जानना जरूरी होता है। पोर्टफोलियो मैनेजर्स अगेन वी आर लीविंग इट, जैसे कि एआईएफ मैनेजर्स का थोड़ा सा टेक्निकल मॉड्यूल है। इट्स मोर टू डू विद कॉर्पोरेट फाइनेंस एस्पेक्ट एंड मोर टू डू विद द प्रोडक्ट विच इज अ वेरी टेक्निकल प्रोडक्ट। हम लोग ये वैसे आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर एसएमएफ के बारे में तो हमने सबसे पहले ही आपको बताया था कि अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आप ये एग्जाम जरूर दीजिए, क्योंकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। और एआईएफ में हमारा ये कैट 1 एंड कैट 2 इज अनदर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स मॉड्यूल, से बहुत ही स्पेसिफिक है, ओनली एआईएफ इज टॉट इन दिस। एंड लास्ट वी हैव दिस फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज मार्केट मॉड्यूल। सो फिक्स्ड इनकम मतलब डेट मार्केट रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक मॉड्यूल है। अगर आप डेट मार्केट में इंटरेस्टेड है तो आप ये मॉड्यूल ले सकते हैं। बट ये नॉन मैंडेटेड है, इसका मतलब सेबी का कोई इसमें मैंडेट या गेजेट नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है। लोग ये एग्जाम्स अपने एस्पिरेशन या फिर किसी को अगर करियर में उनको पढ़ने का शौक है, नॉलेज गैदर करने का शौक है, एस्पिरेशनल एग्जाम्स के नाम पे नॉन मैंडेटेड एग्जाम्स है। एंड देन ये सभी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम के बारे में पहले ही बताया था कि वो इन्वेस्टर को
दिमाग में रख के बनाया गया कि उनके डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, उनको क्या देखना होता है बिफोर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। देन ये सीपी रिलेटेड हमारा सीपी प्रोग्राम्स होते हैं। जब भी हमारे कोई भी एग्जाम 3 साल के लिए होता है, वैलिडिटी इज फॉर 3 years एज पर द सेबी रेगुलेशन। तो एंड ऑफ 3 year जब आपका तीसरा साल आ रहा होता है, तब आपको अपना रिन्यू कराना होता है। इधर आप रिन्यू एग्जाम को वापस एग्जाम देके कर सकते हैं, या फिर एक सीपी प्रोग्राम अटेंड करके कर सकते हैं। तो ये सीपी प्रोग्राम जो है वो 6 hour ड्यूरेशन की होती है। एंड अभी हम लोगों ने ऑनलाइन सीपी प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है मैंडेटेड मॉड्यूल्स के लिए। बेसिकली ये कोविड के दौरान हम लोगों ने ये ईसीपी लॉन्च किया था। तो ईसीपी इज बेसिकली रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ द क्लासरूम प्रोग्राम, एंड वंस यू कंप्लीट द ईसीपी और द सीपी, देन ओनली आपका वो रिवैलिडेट होती है सर्टिफिकेट। देन हमारा एक, जितने भी कैंडिडेट्स आपके, जितने भी लोगों ने एग्जाम लिया होगा, उनको एनआईएसएम के तरफ से ईमेल्स आते होंगे रेगुलेटरी अलर्ट्स करके। रेगुलेटरी अलर्ट्स बेसिकली हमारा एक प्रयास है ये बताने का कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं इन द इंटरिम मार्केट में, सेबी सर्कुलर के द्वारा या फिर पीएफआरडीए या आरबीआई, जो भी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो रहा है, वो हम एक जगह कैप्चर करते हैं। एंड वो जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टेस्ट लिया हुआ है, पास हुए हैं, उनको वो भेजते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कंटिन्यूअस लर्निंग इनिशिएटिव। एंड देन ये आई डोंट नो कितना क्लियर है, बट ये एक स्नैपशॉट है जहाँ पे लिस्ट ऑफ एग्जाम्स दिया हुआ है, ड्यूरेशन दी हुई है, मिनिमम मार्क्स, पास मार्क, देन वैलिडिटी एंड फीस दिया हुआ है। सो द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ, क्योंकि हमारी तरफ से जितने भी एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी थी वो सब हमने बता दिया आपको। जी मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। मैम, हमारे पास कुछ सवाल जो हैं जो हमने ऑलरेडी लेके रखे हैं, मतलब हमने वी हैड आस्क्ड आवर पीपल, आवर फ्रेंड्स टू, आवर पार्टनर्स टू आस्क दीस क्वेश्चंस। तो पहला है कि ट्रेनिंग के एवेन्यूज क्या क्या है मैम, कि कैसे ये जो ट्रेनिंग आप कह रहे हैं कि ये सेल्फ ट्रेनिंग पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई इसको सीखना चाहे, अपने तरीके से इसको कहीं जाके सीखना चाहे, तो उसका क्या एवेन्यू है? नहीं, एवेन्यूज मतलब देखिए, हमारे पास वर्कबुक्स होती है, हर एक एग्जाम का एक वर्कबुक होता है, राइट। हमारे एनआईएसएम के साइट पे जब आप जाओगे तो उसमें सर्टिफिकेशंस का जो टैब है, उसके एंड में आपको वर्कबुक्स का एक लिंक मिलेगा। उसमें सारे वर्कबुक्स दिए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोडेबल है। उसका कोई वो प्राइस नहीं लेता डाउनलोड करने का। तो आप उसको डाउनलोड करके आप पढ़ो, अपने पेस पे पढ़ो, एंड देन कम फॉर एनरोलमेंट। और बाकी रही बात, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए स्पेसिफिक एरिया में, तो वो एनआईएसएम अभी नहीं कराता है। वो जनरली देयर आर लॉट ऑफ मार्केट में पीपल हु गिव ट्रेनिंग फॉर क्लियरिंग द डाउट्स या सब्जेक्ट मैटर नॉलेज पे काफी सारी क्लैरिटी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। बट एनआईएसएम अपने तरीके से नहीं कराता ट्रेनिंग। हम उनको वर्कबुक देते हैं, और उसमें कोई अगर डाउट आता है तो कैंडिडेट्स डू राइट टू अस, और हम उनको एड्रेस करने का पूरा कोशिश करते हैं। तो मैडम, ये वर्कबुक का लिंक मैंने शेयर किया है। मेरा एक ही सवाल है कि इसमें जितने भी मॉड्यूल्स आपने दिए हैं, उन सारे मॉड्यूल्स के वर्कबुक अवेलेबल है? दैट्स व्हाट यू मीन, राइट? कि उस यू वर्कबुक नॉट में वेरी क्लियर, आई एम सॉरी। एम आई ऑडिबल मैम, क्लियरली? आपका आपका वॉइस बहुत वेवर कर रहा है, मतलब आधी बातें आ रही हैं, आधी बातें नहीं आ रही हैं। सो ऐसा? अच्छा अच्छा, होल्ड ऑन मैम, आई जस्ट गेस इज द नेट इशू, नॉट टू श्योर। just give me a second ma'am, just give me a second. And now check please. मेरी तरफ से it shows well and good. एक बार देखिए मैम, am I audible? आप कहीं पे वो चैट में या कहीं पे वो क्वेश्चन बता सकते हो, सो दैट वी कैन सी एंड जी 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 जी, आंसर, इफ दैट इज ओके। या श्योर श्योर श्योर। स्क्रीन दिख रही है ना? जी जी जी। हाँ, तो एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन पेज पे गए, एंड देन दोस्तों, इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वर्कबुक की जरूरत है, तो ऐसे जाना है, उनके वेबसाइट में जाना है, सर्टिफिकेशन एग्जाम में जाना है, और तो ये एग्जामिनेशन कमेटी बेसिकली आपका ये
इधर दिख रहा है हम लोगों को, वी आर नॉट एबल टू। मैम हाँ ओके, ये स्टडी मटेरियल दिख रही है आपको? जी जी, स्टडी मटेरियल दिख रही हाँ, है मैम। सो स्टडी मटेरियल में हमारे सारे एग्जाम, इसमें बेसिकली डिटेल्स भरनी होती है। तो ये आपको यहाँ पे अपने लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस मिल जाएंगे, जितने भी वर्कबुक्स हैं उसमें आप ऑसम, व्यू भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। ऑसम ऑसम दोस्तों, ये आप सबके लिए ये सबसे काम का रिसोर्स है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने लिंक भी दिया हुआ है चैट पे, इसको सब लोग सेव करके रखें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मैम ने कहा है, एनआईएसएम में जितने भी एग्जाम्स है सारी चीजों का यहाँ पे वर्कबुक अवेलेबल है। दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स दैट यू कैन गेट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक चीज है, सब लोग इसको बुकमार्क करके रखें, मेरा रिक्वेस्ट ये है। ठीक है मैम, एक दूसरा सवाल अभी मैं अगर पूछूं कि आपके डेटा के हिसाब से विच आर द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्स जो इंडियन ट्रेडर्स या जो लोग मतलब जो लोग अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देना चाहते हैं उन लोगों के लिए कौन सा एग्जाम सही रहेगा? देखिए, अगर आपने इसमें दो दो चीज पूछी, एक तो पॉपुलर पूछा और इन्वेस्टमेंट जी एडवाइस पूछा। जी जी इन्वेस्टमेंट एडवाइस इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। जी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी अगर करनी है तो आपको सेबी की काफी सारे रिक्वायरमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने के लिए। जी एक तो है कि आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 लेवल 2 पास करनी है। उसके बाद आपके पास आई थिंक 5 साल का प्री रिक्विजिट एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसका कुछ कुछ नेटवर्क क्राइटेरिया है, एक बार वो सारी होती है उसके बाद ही सेबी के पास आप जा सकते हो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। जी। सेकेंडली, द मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन ऑफ एनआईएसएम इज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।